हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। आज हम उसी का एक पार्ट उठाएंगे। उसमें हम सीखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस को हम रिवेन्यू की तरह ट्रीट करते हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। प्लस बच्चों, अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है आंसर, तो आप कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती कैसे है और कौन कौन यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कि किस किस के काम आती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखो मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उस पे हम बनाते हैं एक अपनी इनकम स्टेटमेंट और दूसरी अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, तो काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से आइटम्स हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और कौन कौन से आइटम्स हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे। तो उसको समझने के लिए कि कौन कौन से जाएंगे, हमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो आज हम थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो अपने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। हमारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो तीन पार्ट्स के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं हमारे। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा हमारा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा हमारा होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा हमारा होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम अपना उठाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों किसको बोलते हैं? देखो, एक्सपेंडिचर तो मतलब तो हो गया हमारा खर्चा। तो एक्सपेंसेस जो हमने इनकर्ड किए हैं, जो हमने खर्चा किया है, किस पे किया है? जो हमने एसेट खरीदने पे खर्चा किया है। ठीक है, जो हमने एसेट परचेज करने पे खर्चा किया है, जैसे हमने कुछ लैंड खरीद लिया, कुछ बिल्डिंग खरीद ली, कुछ मशीनरी खरीद ली। ठीक है, जैसे हमने कॉपीराइट्स ले लिए, हमने पेटेंट्स ले लिए, हमने लोन की पेमेंट कर दी, वो सारा हमारा क्या आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मतलब कि जो डे टू डे एक्सपेंडिचर से अलग होता है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हमने सपोज, मैं एक फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, एसेट है, मैंने कोई लैंड खरीद ली या फिर बिल्डिंग खरीद ली। सपोज मैंने लैंड खरीदी है। ठीक है, वो लैंड मेरी ये थोड़ी ना कि एक ही साल में मेरी यूज हो जाएगी, वो तो मेरी सालों साल चलती रहेगी जब तक मैं उसको सेल आउट ना कर दूं। ऐसे ही मेरी जो मशीनरी है, मैंने कोई मशीनरी अपनी इंस्टॉल की है अपनी फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। तो मशीनरी मेरी ये थोड़ा ना कि एक साल मैंने यूज किया और वो खत्म हो गई, वो तो सालों साल चलती रहेगी। ऐसे ही बिल्डिंग है, जैसे हम कोई घर खरीदते हैं तो घर जो होता है वो मैंने खर्चा कर दिया बस खत्म, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो तो हमारा एसेट बन जाता है, वो तो हमारा चलता रहता है, हमारी बुक्स में चलता रहता है जब तक हम उसको सोल्ड आउट ना कर दो। ठीक है, जो घर है, हम घर खरीदते हैं, हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, वो हमारा रिवेन्यू थोड़ी ना है। वो ये थोड़ी ना है कि एक साल वाला एक साल में इनकर्ड हो जाएगा, हम एक साल में उसका बेनिफिट उठा लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में वो खत्म हो जाएगा। नहीं, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये हमारा सालों साल बुक्स में चलता रहता है जब तक हम उसे सोल्ड ना कर दे। और ये बिजनेस को इनकम प्रोवाइड करने के लिए होता है। जैसे कि जो मशीनरी है, जो मैं प्रोडक्ट सेल आउट कर रही हूँ, उसको बनाने के लिए यूज हो रही है। ठीक है, वो हम रीसेल के लिए नहीं यूज कर रहे, वो हम रीसेल के लिए नहीं यूज कर रहे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने मेरी टेक्निकल टर्म्स वाली टर्मिनोलॉजी वाली क्लास देखी हो तो, कि गुड और एसेट्स में क्या फ़र्क है। गुड्स वो होते हैं जो कि कंपनी जिसमें परचेज और सेल करती है। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ ये पेन का, ये जो पेन है ये मैं खरीदती हूँ, बेचती हूँ, या फिर मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे उस कंपनी के गुड्स है, ये मेरे उस कंपनी के गुड्स है।
जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अगर मैं मोबाइल फ़ोन ही खरीद रही हूँ, बेच रही हूँ या मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो मेरे लिए जो गुड्स होंगे वो मेरा मोबाइल फ़ोन होगा। अगर मेरा जो बिजनेस है वो किस चीज़ का बिजनेस है, मेरा अगर वो बिजनेस पेन का होता है, सपोज मेरा बिजनेस अगर पेन का होता है, तो मेरे लिए मोबाइल फ़ोन क्या है, एसेट हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको खरीद रही बेच रही हूँ, मेरा बिजनेस नहीं है। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये तो मेरी बुक्स में खड़ा रहेगा जब तक मैं उसको सेल ना कर दूँ या फिर डिस्पोज ना कर दूँ। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको गुड्स के बीच में डिफरेंस समझने की और एसेट के बीच में डिफरेंस समझने की। गुड्स वो होते हैं जिसमें जो बिजनेस होता है वो डीलिंग करता है, डीलिंग इन द सेंस वो उसको परचेज करता है, सेल करता है या फिर मैन्युफैक्चर करता है। और एसेट्स वो होते हैं जो मैं सिर्फ यूज़ करने के लिए खरीद रही हूँ, मतलब वो मैं खरीद बेच नहीं रही, वो मैं बिजनेस को चलाने के लिए ही खरीद रही हूँ। जैसे कि मेरा मशीनरी होगी, मशीनरी से मैं क्या कर रही हूँ, मशीनरी से मैं अपना प्रोडक्ट कुछ भी जो मैं सेल आउट कर रही हूँ वो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर कार होगी या फिर बिल्डिंग हो गई, ये हमारे सारे क्या है, ये एसेट्स में कंसिडर होता है। ठीक है, ये हमारे एसेट्स में कंसिडर होता है। और जो भी मेरे एसेट्स होते हैं वो मेरे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जो भी मेरे सारे एसेट्स होते हैं वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म तक मेरी बुक्स में चलते रहेंगे। ये नहीं है कि एक साल मैंने खर्चा किया तो बस वो खत्म हो गए, नहीं, उनका जो बेनिफिट है वो मैं सालों साल ले सकती हूँ, सालों साल वो मेरे यूज होते हैं। अब देखो, सपोज मैंने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, एक मशीनरी मैंने खरीदी 1 लाख रुपीज की। ठीक है, उस पर मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए 20,000 रुपीज़। ठीक है, मैं अपनी प्रीमाइसिस में लाया, मैंने उसको इंस्टॉल किया तो मेरे 20,000 रुपये खर्च हो गए। तो मेरी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो मेरा कितना होगा, 1,20,000 रुपये। क्योंकि मेरा जब भी जितना भी मेरा खर्चा होता है उसको रेडी टू यूज़ या फिर पुट टू यूज़ करने में वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर मैं कैपिटलाइज करती हूँ, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर मैं उसको मानूंगी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? समझ आया कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक साल के लिए नहीं होते सिर्फ, जो कि मुझे कोई जो भी प्रोडक्ट सोल्ड कर रही हूँ उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, और ये मेरी बुक्स में बहुत टाइम तक बेनिफिट देते हैं जब तक मैं इनको खरीदती बेचती ना हूँ। ये नहीं है कि मेरा एक ही साल में इनसे मेरा बेनिफिट खत्म हो जाता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मेरा किस में आता है बच्चों, वो मेरा आता है बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जब मैं कोई एसेट्स खरीदती हूँ तो मेरा क्या होता है, वो कैपिटल वो मेरी बैलेंस शीट में आता है और बैलेंस शीट में मेरी एसेट्स आती है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, नॉट इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? यहाँ पर हमने यहाँ पर समझ लिया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो तो मेरे जो एक्सपेंसेस है जो मेरे डे टू डे हो रहे हैं, जो मेरे एक्सपेंडिचर डे टू डे हो रहे हैं, जो उनको मैं क्या बोलती हूँ, मेरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो मुझे बिजनेस को रन करने के लिए यूज हो रहे हैं, जो कि एक्सपेंडिचर के नेचर में नहीं है। जैसे कि मैंने वेजेस दे दी, मैंने सैलरी दे दी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, मैंने वाटर बिल पे कर दिया। ठीक है, मेरा जो डेप्रिसिएशन है, अभी हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा, मेरा जो डेप्रिसिएशन है ये मेरे सारे क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सिर्फ रिलेटेड है 1 ईयर ओनली। ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी जाएंगे, ये सिर्फ एक ही साल के लिए होता है, एक ही साल से इनका बेनिफिट निकलता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर फिर हो जाएगा, ये थोड़ा ना कि वन टाइम ही है। वाटर वाला बिल फिर आ जाएगा, वेजेस और सैलरीज है वो फिर हमें देनी पड़ेगी। तो ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड में पूरे एग्जॉस्ट हो जाता है, जो भी इनका जो बेनिफिट होता है मुझे पूरा 1 अकाउंटिंग ईयर में पूरा मिल जाता है, ये सालों साल नहीं चलते। तो बिगेस्ट डिफरेंस जो है वो क्या है, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मेरा रिलेटेड टू किससे है, कि मैंने कोई एसेट परचेज की है, एसेट परचेज की है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा क्या है, जो डे टू डे में मैं अपने एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रही हूँ बिजनेस को रन करने के लिए, वो है। क्लियर? और ये सबसे जो बिगेस्ट एग्जांपल ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मेरा किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का। वो मेरा किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का। अगर मैंने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मतलब मैंने कोई एसेट खरीदा है, तो मेरा किस में आएगा, वो मेरा कैपिटल
वो मेरा बैलेंस शीट में आएगा। और ऐसे ही अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया, मैंने कोई वेजेस पे कर दिया, वो मेरा किसका पार्ट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मेरा किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो मेरा किस में आएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि आगे जाके हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है। अब देखो एक छोटी सी चीज बताती हूँ मैं आपको। एक हमारा तीसरा और एक्सपेंडिचर होता है, वो है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर आप मेरी टर्मिनोलॉजी वाली क्लास देखें तो मैंने उसमें आपको डिस्क्राइब किया हुआ है जेठालाल वाला एग्जाम्पल बताया था कि जैसे जेठालाल को अपने शोरूम का एडवर्टीजमेंट कराना है सलमान खान के साथ, तो वो सलमान खान ने उससे ना 1 करोड़ रुपीस फीस मांगी है, ठीक है, अपने एडवर्टाइजमेंट की। तो बेटा अब उसका ये होता है, देखो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हम पूरा का पूरा उसको एसेट में डाल देते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, पूरा का पूरा हम उसको इसका इनकम स्टेटमेंट पीएनएल में डाल देते हैं। लेकिन जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि इस केस में जैसे है कि उसने 1 करोड़ रुपए फीस मांगी सलमान खान ने एडवर्टाइजमेंट के लिए जेठालाल से, तो जेठालाल उस 1 करोड़ को बुक्स में कैसे ट्रीट करेगा। बच्चों जो 1 करोड़ है ना, उसका बेनिफिट उसे 5 साल में भी मिल सकता है, 10 साल में भी मिल सकता है, क्योंकि जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है जो चलेगी उसकी टेलीविजन पे, तो वो उससे उसका बेनिफिट होगा, वो 5 साल में भी बेनिफिट हो सकता है, 3 साल का भी बेनिफिट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको ना ही हम पूरा का पूरा पीएनएल में डालेंगे, ना ही हम पूरा का पूरा एसेट में डालेंगे। कैसे करेंगे उसका ट्रीटमेंट, देखो जैसे कि ये 1 करोड़ रुपए है, तो उसने क्या किया, उसने अपना बैलेंस शीट में डाल दिया, बैलेंस शीट में एसेट की साइड उसने डाल दिया डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए डाल दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, वो हर साल 5 साल तक, हर साल वो 20-20 लाख रुपए राइट ऑफ कर देगा इसमें से। जैसे कि सपोज फर्स्ट ईयर में उसने अपना 20 लाख राइट ऑफ कर दिए, तो उसकी बुक्स में कितने खड़े हुए, 80 लाख, और उसको पीएनएल में ले जाके हर साल 20 लाख रुपए उसको राइट ऑफ करता रहेगा। नेक्स्ट ईयर में बच्चों देखो वो क्या करेंगे, उसकी बुक्स में कितने नेक्स्ट ईयर कितने खड़े होंगे, जैसे सपोज 80 लाख रुपीज खड़े हुए हैं, तो वो इस साल भी क्या करेगा, इस साल अपने 20 लाख राइट ऑफ करके बैलेंस शीट में कितने खड़े कर लेगा, 60 लाख, और उसको क्या करेगा, पीएनएल में 20 लाख डाल देगा। ऐसे ऐसे करके 5 साल बाद ये वाला जो अमाउंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। मतलब कि उसने इन शॉर्ट क्या किया, उसने 1 करोड़ का खर्चा एक ईयर में ना मानकर उसने 5 सालों में उसको डिवाइड कर दिया, हर साल उसके 20-20 लाख रुपए। तो वो एक्सपेंडिचर जो कि रिवेन्यू का तो है, इन नेचर रिवेन्यू ही है, देखो उससे हमारा कुछ एसेट वगैरह तो हम खरीद नहीं रहे, कुछ हमारा एसेट वगैरह तो बन ही नहीं रही, लेकिन है तो वो रिवेन्यू, लेकिन हम उसको 1 साल में ना डालकर उसको डेफर कर देते हैं काफी सारे सालों में, इसलिए इसका नाम है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि इसमें भी हमने क्या किया ना, 1 साल में न डालकर उसको 5 साल में राइट ऑफ कर दिया धीरे धीरे, कि अगर हम 1 साल में डाल देंगे बच्चों तो क्या होगा, 1 साल में हमारा बुक्स में क्या होगा, 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंस हो जाएगा। तो उससे हमें क्या लॉस होगा कि हमारा जो उस साल में इतना ज्यादा लॉस दिखेगा, और जो कि एक्चुअल में होगा नहीं, क्योंकि वो जो 1 करोड़ रुपए की वजह से हमें लॉस दिखाई दे रहा है, और वो जो 1 करोड़ रुपए है वो इसका बेनिफिट हमें ये थोड़ा ना कि सिर्फ इस साल में मिलेगा, आगे वाले सालों में भी तो मिलेगा उस एक्सपेंडिचर का। तो अपना जो लॉस या प्रॉफिट के फिगर एक्यूरेट दिखाने के लिए ये हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। अभी मैंने अपने पढ़ लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब हम पढ़ेंगे अपनी मेरी कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, मेरी कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है, और मेरी रिवेन्यू रिसीट कौन सी होती है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, अब हम करेंगे मेरी कैपिटल रिसीट कौन सी होती है। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है कि जैसे जो कि मैं लोन ले लिया, मेरे बिजनेस को लोन की जरूरत पड़ गई थी, तो मैंने लोन ले लिया किसी से, तो वो मेरी क्या है, लोन टेकन, मेरे पास पैसे आएंगे, और किस वजह से है, क्योंकि मैंने लोन लिया है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरी कैपिटल रिसीट है, ये मेरी क्या है, कैपिटल रिसीट। अब देखो जैसे जब मैंने बताया आपको, जब मैं फिक्स एसेट्स परचेज करती हूँ उसको मैं क्या बोलती हूँ कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर मैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मानती हूँ, तो मैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्या मानती हूँ, ये मेरी कैपिटल रिसीट है। तो लोन टेकन आएगा मेरा कैपिटल रिसीट में, अगर मैंने सेल कर दिया फिक्स्ड एसेट्स तो वो भी मेरा कैपिटल रिसीट में आएगा। ठीक है, और अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे मैं बता रही थी ना आपको, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि कुछ कैपिटल कोई अपना प्रोप्राइटर लेकर आया है,
जो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, कोई बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसको भी मैं कैपिटल रिसीट मानती हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है। मोटा मोटा जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड रिसीट ना हो, मतलब बिजनेस से रिलेटेड मेरी रिसीट नहीं हुई है, जो मेरी परचेज फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड करने से हुई है, या मैंने किसी से उधारी से पैसे लिए है, वो भी मेरी कैपिटल रिसीट है, या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी मेरी कैपिटल रिसीट है। अब देखो रिवेन्यू रिसीट क्या होती है। रिवेन्यू रिसीट किसे बोलते हैं, जो कि मेरे को पैसे मिले हैं किसकी वजह से, अगर मैंने सेल की है गुड्स की और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की सेल करके मेरे को जो पैसे मिले हैं वो मेरी रिवेन्यू रिसीट है। क्लियर, फर्क पता लग गया। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो मेरे डे टू डे करके है, जो मैं डे टू डे अपने चीजें इनकर्ड कर रही हूँ, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रही हूँ, वो मेरे है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो मेरे को सेल करके गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं उसको मैं क्या बोलती हूँ, अपने रिवेन्यू रिसीट। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो जो मेरे रिवेन्यू रिसीट है वो मेरे क्या कहाँ पर आएंगे, वो मेरा P&L का पार्ट है। ठीक है, वो मेरा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। और जो मेरी कैपिटल रिसीट है वो मेरी किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पेसिफाई करना कि कौन सा मेरा बैलेंस शीट आइटम है, कौन सा मेरा P&L आइटम है। तो इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि कैपिटल रिसीट्स का क्या मतलब है और रिवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब है। कैपिटल रिसीट्स क्या होंगी, तो जैसे कि मैंने कोई वो बेच दिया, कोई एसेट सोल्ड कर दिया, उससे मुझे कुछ पैसे मिले हैं। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करके, या फिर लोन रिसीव करके, या फिर सेल प्रोसीड करके फिक्स एसेट्स की। और ये रिवेन्यू रिसीट क्या होता है, जो कि मैं नॉर्मल या रेगुलर अपना बिजनेस में सेल कर रही हूँ गुड्स के, उसकी वजह से। क्लियर, अब देखो हमने पढ़ लिया, हमने यहाँ पर 5 टर्म्स पढ़ ली, हमने 5 टर्म्स पढ़ ली। यहाँ पर मेरी फर्स्ट टर्म थी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ लिया मैंने, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लिया, कैपिटल रिसीट पढ़ ली, रिवेन्यू रिसीट पढ़ ली। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा दोनों किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है। और रिवेन्यू रिसीट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा किसका पार्ट है, P&L का पार्ट है। एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएंगे, वेजेस भी आ सकते हैं, सैलरी भी आ सकती है, परचेजेस भी आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सारे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, चलो इस चीज को और क्लैरिटी के साथ समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलुस्ट्रेशन उठाएंगे, इलुस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर। A second-hand car was purchased for a sum of rupees 50,000. ठीक है, a sum of rupees 10,000 was spent on its overhauling. ठीक है, हमने एक सेकेंड हैंड परचेज खरीदी है 50,000 की, 10,000 मैंने उसकी ओवरहॉलिंग पे और एक्सपेंडिचर कर दिया। तो मुझे क्या इसमें बताना है कि मैं किस एक्सपेंडिचर को अपना कैपिटल मानती हूँ और किसको अपना रिवेन्यू मानती हूँ। ठीक है, तो देखो इस केस में मैंने आपको क्या बता रखा था, हमने जब कैपिटलाइज जर्नल एंट्री में पढ़ा था कैपिटलाइजेशन, या अभी मैंने थोड़ी देर भी आपको पहले क्या बताया था कि जब भी हम आइटम को पुट टू यूज करते हैं, पुट टू यूज या फिर रेडी टू यूज, मतलब वो रेडी हो जाए पूरा यूज करने के, तब तक कि जितने भी मेरे सारे एक्सपेंडिचर होते हैं उसको मैं क्या करती हूँ, टिल डेट तक मेरे जितने भी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं उसको मैं क्या करती हूँ, उसको मैं करती हूँ कैपिटलाइज। उसको बच्चों में क्या करती हूँ, कैपिटलाइज। अब देखो उसने सेकेंड हैंड परचेज तो कर ली, अब उसको लेकिन 10,000 रुपये उसको और खर्च करने पड़े ओवरहॉलिंग पे। तो मतलब कि उस कार को अगर मैं यूज करने की कंडीशन में लाने तक मेरा कितना खर्चा हुआ बच्चों, 50,000 प्लस 10,000, तो 10,000 मतलब 60,000, तो 60,000 के 60,000 मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरा 60 का 60,000 इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सबसे पहले बात है, ये आपको पता है जो कार है वो हमारा एसेट है, क्योंकि कार जो है वो हमारा एसेट है, वो सालों साल चलती है। ये थोड़ी ना कि हमारा रेगुलर एक साल चल के वो खत्म हो गई, तो एसेट है हमारा ये, और हम नॉर्मल डीलिंग भी नहीं कर रहे इसमें, तो हम इसको मानते हैं सबसे पहले कार जो है हमारा एसेट है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार और 10,000 रुपये खर्च करने के बाद ही हमारा पुट टू यूज वाली कंडीशन में आई है, तो 60 के 60,000 हमारे क्या हो जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है 60,000 इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
सेकंड हम पढ़ते हैं, सेकंड मेरा क्या है, ₹2500 पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीन। ठीक है, 2500 मेरे पेड किए हैं इरेक्टिंग करने के लिए न्यू मशीन को। अब देखो, मैंने आपको जैसे पहले बताया, मशीन जो होती है, मशीन मेरा क्या है, मशीनरी वही मेरा एसेट है कि कुछ आइटम वगैरह मुझे प्रोड्यूस करना है उससे। देखो स्पेसिफिकली सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जब भी हम कैपिटल या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें निकालना हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वो जो है वो एक्सपेंडिचर है, उसमें हम डील तो नहीं कर रहे, मतलब कि वो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए ना यूज हो रहा है। अब जैसे मशीनरी है, मशीनरी से हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसको सेल परचेज वाला बिजनेस तो नहीं है ना उसका मशीनरी का। मशीनरी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट बना के आगे मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा मशीन है, मशीन को मेरा न्यू मशीन को इरेक्शन, न्यू मशीन पे मैंने इरेक्शन लगाई है 2500 की। ठीक है, तो मतलब मशीनरी को क्या पुट टू यूज, रेडी टू यूज करने के लिए मैंने 2500 खर्च किया है। तो हमने ऊपर क्या लॉजिक लगाया था, हम कैपिटलाइज कब तक करेंगे, जब तक वो पुट टू यूज या रेडी टू यूज नहीं हो जाता। तो ये जो 2500 है वो भी मेरा मशीनरी का पार्ट है, तो इसको मैं क्या करूंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करूंगी। मतलब बच्चा इसमें यही देखना है कि वो मशीनरी इस खर्चे के बिना चल सकती है क्या, या उससे उसकी लाइफ बढ़ रही है क्या। इस केस में मशीनरी की इरेक्शन पे 2500 खर्च किया गया है, तो मशीनरी को रेडी टू यूज करने के लिए वो 2500 खर्च किया गया है। तो रेडी टू यूज वाली डेट तक जितने भी मेरे सारे एक्सपेंडिचर होते हैं उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, थर्ड पॉइंट में पढ़ती हूँ। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, रिपेयर फॉर ₹5000 नेसेसिटी बाय नेग्लिजेंस। वो तो खुद ही कह रहा है कि 5000 मेरे नेग्लिजेंस की वजह से मुझे पे करने पड़े। तो वो खुद ही बता रहा है कि रिपेयर करा है। अगर कोई छोटा मोटा रिपेयर होता है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, मेरा जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये जो रिपेयर किए हमने ₹5000 के, ये मेरा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है बच्चों। ठीक है, समझ आ गई कौन कैसे मैंने डिस्क्राइब किया है, कौन सा मेरा कैपिटल है, कौन सा मेरा रिवेन्यू है। बस हमें क्या देखना है, वो वाला खर्चा हमें, अगर मशीनरी खरीदी है तो साफ साफ सब पता ही लग रहा है कि वो कैपिटलाइज्ड होगा, कैपिटल नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर उस मशीनरी को वो पैसा खर्च हुआ है उस एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन तक लाने में, तो वो मैं क्या करूंगी, अमाउंट कैपिटलाइज। ठीक है, नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ। नेक्स्ट मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार मेंशन्ड अबव। ठीक है, मैंने एनुअल टैक्सेस पे किया और मैंने एनुअल इंश्योरेंस पे किया। देखो एनुअल का क्या मतलब है, हर साल उसको पे करना है, ये थोड़ी ना है कि इसी साल पे कर दिया बस काम चल गया। उसको एनुअली पे करना होगा, और उससे कार की कोई लाइफ तो नहीं बढ़ रही, या कार को हमें रेडी टू यूज कंडीशन तक लाने में कुछ खर्चा हुआ हो। तो ये जो मेरा है कॉस्ट ऑफ, जो मुझे टैक्सेस है, देखो ये जो मेरे एनुअल टैक्सेस है मुझे हर साल पे करना पड़ेगा। सपोज मेरे को 20 में भी पे करना पड़ेगा, 2020 में भी, 2021 में भी। तो ये जो मेरा है ये डेली यूज का एक्सपेंडिचर है, ये डेली यूज का एक्सपेंडिचर है। तो मेरा ये जो इस केस में है एनुअल टैक्सेस, जो मेरा इस केस में क्या है, एनुअल टैक्सेस और एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दोनों मेरे जो खर्चे हैं कार के ऊपर, वो क्या है, मेरा रिवेन्यू नेचर है। देखो आपको पता है कि जैसे हम हर साल अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, हर साल ही तो इंश्योरेंस होता है, तो वो जो इंश्योरेंस होता है उससे कुछ हमारा एसेट वगैरह बढ़ तो नहीं रहा, ये तो हमारा उसको यूज करने के लिए यूज ही होना खर्चा है। टैक्सेस हमने कोई पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो ऐसे जो हमारे खर्चे हैं जो हर साल हमारे इनकर्ड होंगे ही होंगे, उसको मैं क्या बोलूंगी, ये मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दे आर अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है कि कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर, मैंने एयर कंडीशनिंग पे खर्चा किया जनरल मैनेजर के। अब देखो जो एसी है, एसी क्या है हमारा, एसी मेरा कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है नहीं, मेरा ये एसेट ही है, इससे मेरा एसेट हो रहा है, एसेट है ये मेरा। तो जो एसेट होते हैं वो हमारे किस नेचर के होते हैं, वो मेरे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के होते हैं। तो जो मेरा फिफ्थ वाला है वो मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एसी हो गई, मोबाइल फोन हो गए, ये जो मेरी मशीनरी होगी, बिल्डिंग हो गई, ये हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वो इस क्लास में हमने मेनली ये पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस है, फिर हमने पढ़ा कि किस किस को हम कैपिटल बोलते हैं, कौन सा मेरा कैपिटल है, कौन सा मेरा रिवेन्यू रिसीट है। ठीक है,
और हमने क्या पढ़ा, कौन सा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्या कौन सा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा मेरा कैपिटल रिसीट है। तो अगर हम क्रक्स देखें, अगर मैं पूरी क्लास का आपको क्रक्स दिखाऊं, तो हमने क्रक्स में लोन से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस से रिलेटेड, ये सारे जो मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये मेरे सारे क्या है, कैपिटल। या तो हमने कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, हमने कोई परचेजेस की, और भी डे टू डे सारे जो हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, सैलरी का, वेजेस का, ये मेरे क्या है, रिवेन्यू, ठीक है। और कुछ ऐसे एक्सपेंस जो कि एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए हो रहे हैं, उसको मैं क्या बोलूंगी, ये मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्लियर यहां तक? हमने बहुत इंपॉर्टेंट कर लिया। और देखो, ये जो कैपिटल वाला ये मेरा क्या है, मेरी बैलेंस शीट आइटम है, और जो रिवेन्यू है वो मेरी क्या है, P&L आइटम है, मतलब इनकम स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो चलिए क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।